वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ में हमसे बातचीत करने के लिए आज दो मेहमान मौजूद हैं। श्री अनिल किशोर पुरिया सर मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन एंड एमडी हैं रीगाल रिसोर्स के, और साथ साथ करण किशोर पुरिया साहब भी मौजूद हैं, जिनसे जो कि होल टाइम डायरेक्टर हैं रीगाल रिसोर्स के। दोनों से हम बातचीत करेंगे कंपनी की डिटेल्स को लेकर भी, कंपनी के नंबर्स को लेकर भी। लेकिन पहले ज़रा कुछ बेसिक डिटेल कंपनी की आपके सामने रख देता हूँ। एक स्ट्रॉन्ग नंबर सो फार हम देख रहे हैं। आईपीओ का दूसरा दिन है और करीब करीब 12:30 बजे तक 14 गुना ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। प्राइस बैंड 96 से 102 रुपये के बीच में है। 306 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, 210 करोड़ रुपए फ्रेश इशू से, और ओएफएस के जरिए 96 करोड़ रुपए यहाँ पर आने की बातचीत है। एंकर इन्वेस्टर से 92 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है और 20 अगस्त के अराउंड लिस्टिंग होगी। मेजर ब्रोकरेज हाउसेस की जो व्यूज़ हैं उसमें एड्रॉइट, अप्लाई, लक्ष्मी श्री, जिनसे भी हम बातचीत वैसे भी करेंगे, अप्लाई, आनंद राठी में अप्लाई, अरिहंत में अप्लाई, बीएनके में अप्लाई, बीपी इक्विटीज़, बीपी सिक्योरिटीज़ अप्लाई, केनरा बैंक सिक्योरिटीज़ अप्लाई, मारवाड़ी अप्लाई, एसएमआईएफएस अप्लाई, स्वास्तिका अप्लाई और वेंचरा अप्लाई। मेजरली सभी की तरफ से अप्लाई साइड की ही रेटिंग है। अब बातचीत करते हैं अपने दोनों ही खास मेहमानों से, जो कि हमारे साथ मौजूद भी हैं। सर, पहले तो आप दोनों को ही नमस्कार और आप दोनों का ही स्वागत है कार्यक्रम में, और आप दोनों को ही बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि जिस तरह के नंबर्स आते हुए दिखाई पड़े हैं, आज आईपीओ का दूसरा दिन है और दूसरे दिन ही इतना स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन का नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा है, तो आप दोनों को ही शुभकामनाएं भी उसके लिए। अनिल सर, पहले एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, ये थोड़ा सा ऑड सवाल लगेगा, लेकिन क्योंकि मेरी समझ में नहीं है इसलिए मैंने आपसे पूछा। ये रीगाल क्यों नाम आया है और ये नाम कहाँ से आया है? क्योंकि कंपनी जिस कामकाज में है उस कामकाज के से कोई सारोकार लगता नहीं, तो ये नाम कैसे आपने आइडेंटिफाई किया? सर, ये हमारी पुरानी एक बनी हुई कंपनी थी 2012 की, जिसमें कोई बिजनेस नहीं हो रहा था जी। और जब हम लोग डिसाइड किए 2016 में, जब हम लोगों ने पहला जमीन खरीदा कंस्ट्रक्शन मतलब फैक्ट्री के लिए, तो कंपनी थी इसलिए रीगल रिसोर्सेज में कर ली। और रीगल एक्चुअली पहले GAL हुआ करती थी, REGAL। न्यूमरोलॉजी के कारण उसको REGAAL कर दिए हम लोगों ने। ओके, चलिए, कुछ इंटरेस्टिंग बात थी जो शायद कहीं सुनने को नहीं मिलती, इसलिए मैंने आपसे पहले ये सवाल पूछा। अब अनिल सर, कंपनी के बेसिक बिजनेस के ऊपर आते हैं, क्योंकि आप मेज बेस्ड स्पेशलिटी स्टार्च और फूड ग्रेड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर हो। एक स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन का नंबर जब कोई भी रिटेल आदमी देखेगा तो अगला सवाल यही पूछेगा, कंपनी करती क्या है? तो आप ये समझाइए कि कंपनी करती क्या है, क्या कामकाज है, क्या डिटेल है इसकी? सर, हम लोग बेसिकली टेक्निकली अगर बोला जाए तो हम लोग कॉर्न वेट मिलिंग में हैं। का मेज हमारा सिर्फ रॉ मटेरियल है, और जब मेज को हम लोग ग्राइंड करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं। एक होता है कि आटा चक्की की तरफ पीसना, जिसमें जैसे एथेनॉल बनाते हैं तो आटा चक्की की तरफ मेज पीसा जाता है। हम लोग इसको 38 घंटा के लिए स्टीप करते हैं, भिगा के रखते हैं सल्फर के पानी में, और फिर इसको ग्राइंड करके ब्रेक करते हैं। तो ब्रेक करना मतलब मेज में 4 तरह की इंग्रेडिएंट्स होती हैं। एक होता है कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको हम लोग स्टार्च बोलते हैं, जो मेजॉरिटी पोर्शन होता है 69-70%। एक होता है इसमें प्रोटीन, जिसको हम लोग ग्लूटेन बोलते हैं, जो आपके एनिमल प्रोटीन में काम जाता है, चारा में काम आता है। एनिमल गाय का चारा, मुर्गियों का चारा, फिश का चारा, इसमें काम आता है। एक होता है फाइबर, जो मेज के ऊपर के जो छिलके होते हैं, जो परत होती है, जब हम लोग मेज खाते हैं तो फाइबर ही हमारे दांत में अटकता है, वो भी सारे चारे में जाता है। और एक होता है मेज ऑयल, जर्म बोलते हैं इसमें, जिससे हम लोग तेल निकालते हैं, मेज ऑयल निकालते हैं, जो हमारे ह्यूमन कंजम्पशन में जाता है सर। ओके, करण सर, जो नंबर्स मैंने लास्ट पढ़े थे, ये कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में कामकाज कर रही है। ऑलमोस्ट 99.75% की कैपेसिटी है। तो अभी तो पहले आप कंपनी के प्लांट्स के बारे में डिटेल दीजिए, और बाकी ये कैपेसिटी ऑलरेडी आप 100% पे खड़े हो, सो इसको आप और कितना इन्हांस करने की सोच रहे हो? तो सुमित जी, रीगल रिसोर्सेज इज द प्राइमरी बिजनेस ऑफ आवर फैमिली, और वी ओन करंटली 99.6% ऑफ द कंपनी। एंड वी आर ऑल्सो, हम लोग एक लौते स्टार्च प्लांट होंगे पूरे इंडिया में, जिसके पास एक ESOP प्रोग्राम है। तो अपने 18 पीपल मैनेजर्स के पास एक ESOP पॉलिसी भी है, जो 3 साल में वेस्ट कर रहा है। और उसके कारण, बिकॉज हम लोग फोकस्ड रहे हैं, अच्छे लोग हैं, अपना सेल्स साइड बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमने हरदम प्लांट को हिस्टोरिकली 95, 96, 97, 98% पे चलाया है। और उसके कारण ही हमने प्लांट को 180 टन पर डे इन 2018 से 330 टन किया 2022 में, 650 टन किया FY 24 में,
और अब आगे जाके 825 टन से 1650 टन करने वाले हैं बिफोर द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। तो कंपनी का ग्रोथ जर्नी बहुत स्ट्रांग रहा है, डिमांड अच्छा रहा है, सेल्स अच्छा रहा है, लोग अच्छे हैं, और उसके कारण आगे भी चल के जो हमारा डीएनए है ग्रोथ का, हम उस पर जुटे रहेंगे। ओके अनिल सर, दो चीज़ें हैं। पहला, कंपनी का जो की एरिया है जहाँ, क्योंकि ये बिहार में आप लोगों की मौजूदगी है और वहाँ पे प्रोडक्शन को करना आसान है आप लोगों के लिए कि वहाँ पे लैंड अवेलेबिलिटी है, फर्टाइल लैंड है, प्लस कोर एरिया है वो प्रोडक्शन के लिहाज से। और दूसरा, आपके क्लाइंट को भी मैं देख रहा था, उसमें बहुत सारी पेपर कंपनीज भी हैं, एग्री कंपनीज भी हैं और बाकी कंपनीज भी हैं। सो ये दोनों पार्ट को जरा आप टच डाउन करिए कि कैसे प्रोडक्शन वाला पार्ट आपको हेल्प करता है, मतलब बिहार के थ्रू, और दूसरा क्लाइंट वाला पार्ट में आप फर्दर एडिशन कैसे करोगे? सर, बिहार इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मेज ग्रोइंग स्टेट इन द कंट्री। जी। चूंकि हम लोग बिहार बंगाल बॉर्डर पे हैं, हम 1 किलोमीटर बिहार से बॉर्डर से, बंगाल बिहार बॉर्डर से अंदर बिहार में हैं, तो बिहार भी, बंगाल भी जितना माल बनता है वो भी हमारे मेज पूरा एंटायर कैचमेंट एरिया हो जाता है। वो बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया है। 55,60,000 टन बिहार में पिछले साल हुआ था और 20 लाख बंगाल में हुआ था। तो 75,60,000 टन मक्का हमारे एरिया में जिसमें हम बैठे हैं हम लोग को अवेलेबल था। तो वो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है आज फॉर आवर प्लांट एंड सक्सेस ऑफ आवर प्लांट। एंड ऑफ कोर्स द सपोर्ट जो बिहार गवर्नमेंट, बिहार सरकार देती है, जो उनके इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हैं, उससे कार्मिक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। दूसरा सर, हम लोग बिहार, क्योंकि हम लोग बड़े स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे बैठे हैं, नॉर्थ ईस्ट मार्केट हमारे लिए बहुत बड़ा मार्केट है। जो जहां भी कोई भी इंडिया से कोई जाएगा तो हमारे प्लांट होकर ही नॉर्थ ईस्ट जाना पड़ेगा। दूसरा सर, नेपाल हमसे करीब, ऐसे देखा जाए तो 700 मीटर दूर है अगर पैदल चले तो खेती से, और ऐसे 4 किलोमीटर मोटरेबल बॉर्डर है। तो नेपाल हमारे लिए बहुत बड़ा मार्केट है। बांग्लादेश हमारे लिए बहुत बड़ा मार्केट है। बांग्लादेश भी करीब, हर अलग अलग बॉर्डर्स हैं वहाँ जहाँ एक्सपोर्ट होता है, हमारा एक्सपोर्ट जहाँ से होता है करीब 125-150 किलोमीटर के बीच में है। फिर बिहार बंगाल इटसेल्फ इज वेरी वेरी लार्ज, और यहाँ से हमारे ईस्ट यूपी और यूपी के सारे जगहों में हम लोग माल बहुत आसानी से, बहुत कम लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में भेज पाते हैं। तो करण सर, जो अभी नंबर्स में पढ़ पा रहा था कि बिहार में 100% इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है, और दूसरा जो 100% एग्जम्पशन है स्टेट जीएसटी में, वो भी बिहार गवर्नमेंट देती है। तो ये बेनिफिट कितना अभी के लिए अपने लिए बेनिफिशियरी है, पहला पार्ट। और दूसरा, ये एक्सटेंशन कब तक की उम्मीद हम लगा के चल सकते हैं? तो सुमित जी, अपना बिहार में जनरली लोग प्लांट कम लगाते, इट्स नॉट अ वेरी इंडस्ट्रियल हब ऑफ द कंट्री, एंड अपने वहाँ 3 कारण से प्लांट लगाए। नंबर 1 बीइंग वहाँ पे रॉ मटेरियल का बहुत अवेलेबिलिटी था। नंबर 2, वहाँ से सेल्स का कनेक्टिविटी अच्छा था, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जैसे मेरे पिताजी ने कहा, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज और रेस्ट ऑफ द इंडिया एज वेल। नंबर 3, वहाँ कॉम्पिटिशन कम था। और नंबर 4, मेरा पिताजी का भी बर्थ भागलपुर में, बिहार में हुआ है, मेरे ग्रैंडफादर का भी वहाँ है, तो अपना अच्छा हिस्ट्री था। और लास्ट रीजन विच कैचेस पीपल बाय सरप्राइज इज दैट ये जो पॉलिसी के बारे में बात की है, तो बिहार गवर्नमेंट का एक बहुत ही अच्छा पॉलिसी है कि अगर आप कॉर्न प्रोसेसिंग सेक्टर में काम कर रहे हो, विच इज अ हाई प्रायोरिटी सेक्टर, तो यू गेट 20 CR ऑफ इंटरेस्ट सबवेंशन हर टर्म लोन पे, जो आप एक शेड्यूल बैंक से लेंगे टू सेट अप प्लांट एंड मशीनरी। तो जब अपने 180 टन का प्लांट लगाए, हमें 20 CR का बेनिफिट मिला। जब हमने एक्सपैंड किया, हमने टर्म्स एंड कंडीशंस मीट किया ये पॉलिसी को, तो अपने को और 20 CR मिला। जब अपने थर्ड एक्सपेंशन किए तो अपने को वापस 20 CR मिला। और आगे चल के भी जैसे हमने एक्सपेंशन कर रहे हैं, हमें उम्मीद है और कि गवर्नमेंट का सपोर्ट रहेगा ये पॉलिसी पे, और हमें इसका बेनिफिट मिलेगा। तो हिस्टोरिकली ये पॉलिसी बहुत ही अच्छा रहा है इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए, एंड हम लोग कॉन्फिडेंट है कि आगे चल के भी ये पॉलिसी रहेगा और सपोर्ट करेगा फॉर द इंडस्ट्रीज टू आल्सो सेट अप देयर प्लांट, स्पेशली इन द कॉर्न प्रोसेसिंग सेक्टर। तो करण सर, जो आईपीओ की प्रोसीड्स हैं उससे आप लोग कुछ हद तक अपनी बैलेंस शीट को ईज ऑफ करोगे, और दूसरा मैं पढ़ रहा था कि आप लोग अपनी कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हो, प्लस आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या मलेशिया जैसे नए एरियाज को भी एक्सप्लोर कर रहे हो। इसका कुछ डिटेल देना आप। तो सुमित जी, वी हैव रीगल रिसोर्सेज। जब शुरू किया 2018 में, वी वन ऑफ द स्मॉलेस्ट और सबसे छोटे स्टार्च प्लांट माने जाते थे हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में। आज के दिन रीगल रिसोर्सेज टॉप 10 नंबर पे आता है, टॉप 10 स्टार्च प्लांट्स के अंदर आता है, और हम फास्टेस्ट ग्रोइंग कॉर्न प्रोसेसिंग या स्टार्च कंपनी पूरे इंडिया में है, जो लास्ट 3 ईयर से 37% कैगर पे ग्रो कर रहा है। तो हमारा फ्यूचर प्लान है कि हम लोग जो आईपीओ का प्रोसीड्स ले रहे हैं, उससे जो लोन पे हमें सब्सिडी नहीं मिल रहा है,
हम वो लोन को पे बैक करें और बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन करें। दूसरा बड़ा एम है कि अपने ऑलरेडी सारे प्लांट मशीनरी कैपेक्स कर चुके हैं फॉर द न्यू एक्सपेंशन कमिंग थ्रू। तो हम आज के दिन 825 टन कर रहे हैं और हम एंड ऑफ दिस एफआई के अंदर अंदर 1650 टन करेंगे और कुछ नए वैल्यूएडेड प्रोडक्ट्स भी लगाएंगे जिससे मार्जिन एक्सपेंशन होएगा। तो ये कंपनी का 3 बड़ा प्लान है कि हम अभी आईपीओ प्रोसीड से बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, हम नया कैपेसिटी लगा रहे हैं जिससे अपना टॉप लाइन एक्सपेंशन होएगा और नया प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं जिससे बॉटम लाइन एक्सपेंशन भी होएगा। और ये सब करते समय हम और साउथ में माल बेचेंगे बिकॉज हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगा, हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को और एक्सपोर्ट कर पाएंगे बिकॉज अपना प्लांट और कंपेटिटिव होएगा। और हम चाहेंगे कि हम अपने कस्टमर्स को अच्छा क्वालिटी माल दे, टाइम पे माल दे और अबंडेंट अवेलेबिलिटी दे अपना माल का, जिसका बहुत हाई डिमांड रहा है। तो यही प्लान है आगे जाके। तो करण सर, जो एग्जिस्टिंग लैंड है उसी से ये पूरा होगा या आप लैंड भी और फर्दर एक्वायर कर रहे हो उसके लिए? तो सुमित जी, अपने पास आज के दिन 54 एकर्स ऑफ लैंड है जो पूरा कंटिगुअस है, मतलब सब एडजेसेंट लैंड है, एक ही बाउंड्री वॉल में है, रीगल रिसोर्स के अंडर है। आज के दिन हम 30 एकर्स ऑफ लैंड यूज कर रहे हैं और 1650 और नया प्रोडक्ट्स के जाते जाते हम 38-39 एकर्स ऑफ लैंड वही प्लांट में यूज करेंगे। तो अपने पास एक्सपेंशन के बाद भी बहुत लैंड रहेगा एंड दिस इज ऑल हाईवे लैंड, वेरी वेल डेवलप्ड लैंड जो हम फ्यूचर एक्सपेंशन या नए प्रोडक्ट्स पे यूज कर पाएंगे। तो अपने करंट लैंड बैंक में ही हम एक्सपेंशन कर रहे हैं। अनिल सर, लास्टली एक सवाल इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि उम्मीदें बहुत बांध दी हैं आपने। पिछले 3 साल में आपकी सेल्स करीब करीब दुगनी हुई है, आपका EBITDA करीब करीब 2.5 गुना हुआ है और आपका पैट करीब करीब 3 गुना हो चुका है और मार्जिन भी 4.5% बढ़ चुके हैं। इस तरह की उम्मीदों के साथ जब आप आगे बढ़ते हो और अब आईपीओ का सब्सक्रिप्शन का नंबर भी बहुत स्ट्रांग है, तो ऑब्वियसली बात है उम्मीदें बढ़ जाएंगी। तो अब इन उम्मीदों को आप कैसे केटर करोगे इस हाई बेस के साथ? सर, हमारे ऑलरेडी जो हमारे डीआरएचपी में भी हम लोग डिक्लेयर किए थे और जो प्लांट बहुत इन्वेस्टर्स जाके प्लांट भी देख कर आए थे, तो ऑलरेडी हमारा प्रोडक्शन जहां पर अभी हम हैं उससे हम दुगना नहीं हो रहे हैं, हम तिगना हो रहे हैं बिकॉज हम लोग बहुत सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं। तो ऑफ कोर्स जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मार्जिन्स बढ़ेंगे। मार्जिन्स इसलिए बढ़ेगा क्योंकि इकोनॉमी ऑफ स्केल आएगा, बहुत सारे कॉस्ट वही रह जाते हैं, कॉस्ट थोड़ा कम बढ़ता है और आपकी रेवेन्यू और आपकी कमाई ज्यादा बढ़ती है। और आप जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स लाएंगे उससे हम लोग जो दाम में अभी हम लोग समझिए एक बार है कि 10 रुपए का मक्का खरीद के 15 में हम स्टार्च बेचते हैं, तो उस समय 10 रुपए मक्का खरीद के हम 16 या 17 में वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बेचेंगे, तो वो भी बहुत सारे एडिशंस होंगे। तो बॉटम लाइन, टॉप लाइन तो बढ़ेगा, बट बॉटम लाइन पे हम लोगों का बहुत बड़ा एक फोकस है कि कैसे न कैसे प्रॉफिट बढ़ाया जाए। हम लोगों का यही फोकस है सर कि आप भाई आज वैल्यूएशन, अब तो इस चीज में आ गए, सेरेना में आ गए कि वैल्यूएशन, तो हम लोगों को अपना वैल्यूएशन, प्रमोटर का वैल्यूएशन खैर बढ़ता ही बढ़ता है, अब हम लोगों को कमाना है अपने शेयर होल्डर्स के लिए, अपने शेयर होल्डर का वैल्यूएशन बढ़ाना है अपने साथ साथ। तो अनिल सर, अभी कंपनी कैपेसिटी रफली 750 टन पर डे के आसपास की है। जो प्रॉमिस कैपेसिटी या गोइंग फॉरवर्ड कैपेसिटी बढ़ाने की बात है 1650 टन पर डे के आसपास, यानी दुगने से भी ज्यादा। सो ये कैपेसिटी हम कब तक, मतलब पूरी होने का टारगेट आपने इंटरनली रखा हुआ है? सर, 4th क्वार्टर ऑफ 25-26, मतलब आज से अगर आप आज अगस्त ले लिए तो कभी भी जनवरी फरवरी में, फरवरी और मार्च के अंदर ये पूरी कैपेसिटी विद सम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स आ जाएगा। कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स रह जाएगा जो अप्रैल में जून के फर्स्ट क्वार्टर में आएगा, 26-27 के फर्स्ट क्वार्टर में। चलिए, और जो अगर जो लीवरेज होगा बैलेंस शीट का, उससे डेट कितना रिड्यूस हो जाएगा और फिर उसके बाद, मतलब आईपीओ के बाद क्या स्टेटस रहेगा डेट का? सर, आईपीओ के बाद मैं आपको मार्च 2026 का बोल सकता हूं। जो डेट अभी आपको बैलेंस शीट में दिख रहा है, इतनी बड़ी नई कैपेसिटी, उसके ऊपर जो इतना बड़ा लोन, आईपीओ का डेट, आईपीओ का पैसा से डेट घटाना, ये सब रह के जो डेट अभी है वही डेट आसपास रह जाएगा, डेट नहीं बढ़ेगा नए कैपेसिटी से। ओके, चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल सर, पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय में देने के लिए, समझाने के लिए कंपनी के कारोबार और बाकी डिटेल्स को। और करण सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारी डिटेल्स पे चर्चा करने के लिए। एक बार फिर से आप दोनों को ही बहुत बहुत शुभकामनाएं। शानदार नंबर आप लोगों ने ऑलरेडी गैदर कर ही लिया है, एक दिन अभी बाकी है, सो लेट्स सी ये नंबर कहाँ तक जाता है और उम्मीद करते हैं बढ़िया लिस्टिंग भी आप लोगों को आने वाले समय में जरूर देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो एक बार वापस डिटेल सारी लेकर आइए आईपीओ की, किस तरह की डिटेल्स हैं। तो अब तक जो आईपीओ का नंबर है वो एक स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन के साथ ऑलरेडी कामकाज कर रहा है। दूसरा दिन है, दोपहर 12:30 बजे तक 15 गुना ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। और ज़्यादातर सभी ब्रोकर्स, यानी प्राइस बैंड आपके सामने 96 से 102 रुपये, 306 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है। इसमें फ्रेश इशू भी है, ओएफएस भी है, और मेजरली सारे के सारे ब्रोकर्स जो है इस पर अप्लाई करने की या सब्सक्राइब करने की राय दे रहे हैं, जिसमें एंड्रॉयड भी है, आनंद राठी भी है, अरिहंत भी है, बीपी इक्विटीज़ भी है, केनरा बैंक सिक्योरिटीज़ भी है, मारवाड़ी भी है, रिलायंस सिक्योरिटीज़ भी है, SMIFS भी है। सबकी तरफ से सब्सक्राइब करके चलने की राय यहाँ पर दी जा रही है। लेकिन इनमें एक ब्रोकर और है, लक्ष्मी श्री, जहाँ से सप्लाई की राय है। तो अब हमारे साथ जैन साहब मौजूद भी हैं। जैन साहब, आप रिसेंटली शायद कंपनी का प्लांट भी देख कर आए थे, कैसा लग रहा है, क्या सिचुएशन है आईपीओ की? सर देखिए, आईपीओ अप्लाई करना चाहिए। मैं उसका रीजन बता देता हूँ। अब नंबर तो आपने सब मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर लिए हैं, वो तो सब चीज एकदम क्लीन एंड क्लियर हो गई है। मैं आपको एक छोटा सा, जहाँ वहां पे जो वाकया हुआ वो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैनेजमेंट ने स्टार्टिंग में बोला कि उन्होंने ESOP भी अपने एम्प्लॉयज के लिए निकाला है। ये एम्प्लॉय का कमिटमेंट दिखाता है अपनी कंपनी के प्रति और मैनेजमेंट का अपने एम्प्लॉय के प्रति। जिस दिन हम गए थे प्लांट विजिट के लिए, जब मैं प्लांट विजिट कर रहा था, हर जगह ले जाके मेरे को दिखाया जा रहा था, भारी बारिश हो रही थी। और आप समझिए कि जो प्रोडक्ट ये बनाते हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल हो चाहे वो फिनिश गुड हो, जरा सा भी पानी उसमें लगना बारिश का और वो प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। इतने बेहतरीन तरीके से उस पूरी चीजों को प्रोटेक्ट किया हुआ था और चीजें मैनेज की हुई थी, और एम्प्लॉय इस तरीके से लगा हुआ था जैसे ये मैं यहाँ काम नहीं करता हूँ, मेरी ही कंपनी है। क्योंकि ESOP के बाद तो वो आप ही की कंपनी हो गई, क्योंकि आप उसके एम्प्लॉय कम शेयर होल्डर दोनों हो गए। तो वो जो कमिटमेंट दिखाती है ना एम्प्लॉय की टुवर्ड्स द मैनेजमेंट एंड द कंपनी, जो एक डाउट होना चाहिए था या हो सकता था लोगों को कि इतनी बड़ी कैपेसिटी एक्सपेंशन में जा रहे हैं, इतने छोटे समय में एग्जीक्यूट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये अगर थोड़ा सा भी डाउट जो नहीं गया है उसके दिमाग में हो सकता है। लेकिन जिसने उस जगह जाके एम्प्लॉयज के साथ बात करके और वो जो कमिटमेंट देखा है, उससे ये शक बिल्कुल निकल जाना चाहिए दिमाग से कि जो कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं वो ना कर पाए। मेरे को उसमें कोई डाउट नहीं रह गया, क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल में लेके गया था कि आप इतना बड़ा एक्सपेंशन इतने छोटे समय में कर रहे हैं, ये करना ऑलमोस्ट बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जैसे आपका कमिटमेंट दिखा है वहां लोगों का, और जो इनके पास जमीन वगैरह पड़ी हुई है, लैंड एक्विजिशन वाले लफड़े भी नहीं है, इनके पास अपनी पूरी जमीन पड़ी हुई है, तो आराम से अपना काम ये कर सकते हैं। और जिस जगह पे लोकेशन पे हैं, इनके लिए इनपुट कॉस्ट हमेशा कम रहेगा बाकी प्लेयर्स के मुकाबले, तो वो एक इनके लिए एक एडिशनल फायदा रहेगा जो हमेशा इनके बॉटम लाइन पे एक पॉजिटिव इफेक्ट टुवर्ड्स पीयर्स के अगेंस्ट डालता रहेगा। तो उस हिसाब से आई वुड सजेस्ट कि आप लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई कीजिए। वही 4 से 5 दिन अपना बढ़िया प्रॉफिट, जैसे NSTL में हुआ, 4 से 5 दिन में बढ़िया प्रॉफिट लेके निकलिए। उसके बाद IPO बेस बनने का वेट कीजिए। IPO बेस बन के जब ब्रेकआउट देगा तब आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रखिए, क्योंकि अगर कैपेसिटी डबल होती है तो आप ये मान के चलिए कि फिर EPS और सेल्स, ये सारी चीजें डबल होंगी और स्टॉक लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ क्रिएट करके देगा। बट IPO ट्रेड करने का जो फिक्स तरीका है वो यही है, 3 से 5 दिन में अपना पूरा जूस निकालिए, फिर IPO बेस बनने का वेट कीजिए।